नमस्कार दोस्तों, मैं विजय संसपाल, टीचर मेडिकल वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहल विच कम अंडर एजुकेशनल ब्लॉक चच्यूर 2। तो आज हम बात करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनन के बारे में। हमने विभिन्न तंत्रों के बारे में पढ़ा है, जैसे उत्सर्जन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, पोषण हम लेते हैं, ठीक है। हमारा जो आहार नाल तंत्र होता है, उन जैसे जो अब हम श्वसन की बात करें या फिर हम उत्सर्जन की बात करें, वो हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, ठीक है। अगर हम श्वसन नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे, यदि हम भोजन नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो उस तरह से जो जनन है वो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। जनन में बहुत सी ऊर्जा व्यय हो जाती है। बात करते हैं हम हाथी की, तो हाथी का जो जेस्टेशन पीरियड होता है, हाथी का जो गर्भकाल होता है, वो लगभग 2 साल मतलब 22 महीने के करीब होता है। उसके बाद जो फीमेल एलिफेंट है वो काफ़ी टाइम तक जो बेबी होता है उसका लुक आफ्टर करती है, मतलब काफ़ी एनर्जी जो है वो व्यय कर रही है एक बच्चे के पालने के लिए, ठीक है। फिर यदि जनन जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है तो जीव जनन क्यों करते हैं, जनन की क्या आवश्यकता है। अब देखो, हम सारे जो है पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। हमारा जो स्टेट है एक कृषि प्रधान स्टेट है। हमने घर में गाय पाली होती हैं, तो आपने बुजुर्गों को बहुत बार बोलते सुना होगा, गाय होती हैं जो बुढ़ी गाय होती है, मतलब बूढ़ी होगी होती हैं, तो बोलते रहते हैं ना घर में जो बुढ़े लोग होते हैं कि इसका जो थान है वो चलना चाहिए, या बूट है वो चलना चाहिए, लोकली हम बोलते हैं ना। उसका मतलब क्या क्या होता है कि मतलब ये जो गाय है एक बछड़ी दे जाए, ठीक है, ताकि इसकी निरंतरता, इसकी जो हमारे पास में एक थान है, मतलब थान ही बोलते हैं उसको, आई डोंट नो हिमाचल में और जगह क्या बोलते हैं, कि मतलब इसकी बछड़ी फिर उसकी बछड़ी, इस तरह से जो है हमारे पास में कंटिन्यूटी बनी रहे। तो अब देखो, कोई जीव हमें कैसे दिखाई देता है, हमें कैसे पता चलता है कि कोई जीव है। जैसे हमें कैसे पता चला कि शेर है, तो शेर जो है बहुत संख्या में है, तभी हमें दृष्टिगोचर हुए वो। यदि एक ही शेर होता तो हम उसे नहीं देख पाते, है ना। अगर एक ही शेर होता तो बहुत ही रेयर चांसेस होते कि कोई उसे देख पाता। उनकी संख्या अधिक है, इसीलिए हम जानते हैं कि कोई शेरों की प्रजाति है, ठीक है। तो जनन जनन क्यों आवश्यक है, जनन अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब देखो, कोई जीव है, जैसे हम गाय ले लेते हैं। अगर गाय जो है 1 साल तक बच्चे नहीं देती है, 1 साल उसने बच्चा नहीं दिया, दूसरी साल नहीं दिया, वो बच्चा ही नहीं दे रही है अपनी पूरी लाइफ में, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है हमारे घर में गाय खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे तो हमने बात की सिर्फ एक गाय की। अगर हम गाय की पूरी प्रजाति की बात करें, यदि वो अपने पूरे जीवन में कोई बच्चा नहीं देती है, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे जो है गाय विलुप्त हो जाएंगी। तो 2 कारण, एक तो कि एक जाति जो है अगर उसकी संख्या ज्यादा है तभी हमें उसके बारे में पता चलता है कि वो जाति जो है अस्तित्व में है। दूसरा, उस जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो है जनन की आवश्यकता होती है। आइए तो बात करते हैं एकल जीवों में जनन की। सर्वप्रथम हम बात करेंगे विखंडन की। और विखंडन या फिजन में जो एक कोशिकीय जीव है वो 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, और वो 2 बराबर भाग जो हैं 2 स्वतंत्र जीवों की तरह बिहेव करते हैं। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जो विखंडन है या फिशन है वो किसी भी तल में हो सकता है, मतलब द डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, मतलब उसका कोई निर्धारित तल या निर्धारित प्लेन नहीं होता है। कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना जो है अधिक संगठित होती है। उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का वो क्या होता है, समवट मोर देन दैट ऑफ अमीबा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं लाइशमानिया की। लाइशमानिया के एक सिरे पर कोड़े के समान की संरचना होती है, मतलब एक विप लाइक स्ट्रक्चर होती है,
और इनमें जो द्विखंडन होता है वो एक निर्धारित तल में होता है। मतलब जो इनका डिवीजन होगा वो किस तल में होगा, किस ओरिएंटेशन में होगा, वो पहले से निर्धारित होती है। प्लाज्मोडियम में जो एक कोशिकीय जीव है वो एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। मतलब बहुत से संतति बनते हैं, इसलिए इसको बहुखंडन, बहु मतलब बहुत, खंडन मतलब टूटना। एक कोशिका जो है बहुत कोशिकाओं में टूट रही है, बहुत से जीव बना रही है, इसलिए इसको बहुखंडन या फिर मल्टीपल फिजन कहते हैं। सरल संरचना वाले जो बहुकोशिक जीव हैं उनमें जो खंडन है वो जनन की एक सरल विधि है। इसमें जीव जैसे कि स्पायरोगायरा है पूर्ण विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है और ये छोटे छोटे टुकड़े या खंड जो हैं ये नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। A simple multicellular organism that breaks into many small pieces, and these small pieces then grow into new individual, and it's called fragmentation. हमारे सहवाल जो होते हैं देख पा रहे होंगे, ये है सहवाल। जो शैवाल होते हैं लंबे लंबे बालों की तरह हरे रंग के खड्डों में या फिर तालाबों में, वहीं जो है स्पाइरोगायरा है। जब स्पाइरोगायरा जो है मैच्योर हो जाता है वो एक इंडिविजुअल, तो वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और वो छोटे छोटे भाग जो हैं नए जीव बनाते हैं। खंडन जो है वो सिर्फ सरल बहुकोशिकीय जीवों में ही संभव है। यदि हम जटिल बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो हमें पता है कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कोशिकाएं जो है मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं, ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं और इन अंगों की भी हमारे शरीर में स्थिति निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन जो है वो अव्यवहारिक है। अतः जो जटिल बहुकोशिकीय जीव है उनमें खंडन जो है संभव नहीं है। खंडन सिर्फ सरल बहुकोशिकीय जीवों में हो सकता है। आइए तो अब बात करते हैं पुनरुद्भवन, पुनर्जनन या फिर रीजनरेशन की। तो पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक जीवों से नए जीवों के निर्माण की क्षमता होती है। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, फिर भी वो जो है नए जीवों का निर्माण अपने कायिक भागों से कर सकते हैं। मतलब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लैंगिक जनन नहीं कर रहे हैं, फिर भी नया जीव जो है पैदा कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, यदि किसी कारणवश उनका जो शरीर है, उस जीव का शरीर जो है क्षत विक्षत होकर टुकड़ों में टूट जाता है, तो ये टुकड़े जो हैं इनमें से कुछ टुकड़े जो हैं वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं और इसको जो है हम पुनरुद्भवन कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया। परंतु जो पुनरुद्भवन है वो जनन के समान नहीं है, क्योंकि जो जीव है उसके किसी भी भाग को काट करके जो है सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। आइए तो अब बात करते हैं मुकुलन या बडिंग की। बडिंग में क्या होता है, इसमें जो जीव होता है उसमें कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर एक उभार विकसित हो जाता है, एक आउटग्रोथ आ जाती है ड्यू टू सेल डिवीजन एक पर्टिकुलर साइट पे, और फिर ये उभार या जिसे हम मुकुल भी कहते हैं यह वृद्धि करता हुआ एक नन्हे जीव में बदल जाता है और पूर्ण विकसित होने पर यह जो जनक है उससे अलग होकर के स्वतंत्र जीव बना देता है। मतलब इट डिअटैच फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट बॉडी एंड बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रा में एक छोटा सा मुकुल पैदा होता है और ये मुकुल वृद्धि करके जो है एक पूरा जीव बनाता है तथा फिर ये जनक से अलग हो करके स्वतंत्र रूप से जो है अपना जीवन यापन करता है। आइए तो अब बात करते हैं कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। तो बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें
कोई भाग जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां मतलब रूट हो गई, स्टेम हो गया या लीव्स हो गया, वो उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर के नया पौधा बना देते हैं। मतलब बीजों से नया पौधा नहीं बन रहा है, कोई भाग जैसे जड़, तना या पत्तियों से जो है नया पौधा बन रहा है, इसको जो है हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत, जंतुओं में कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। अधिकतर जो जंतु होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। पौधे जो हैं वो जंतुओं के विपरीत एकल जो पौधा होता है, इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें गुलाब का नया पौधा लगाना हो तो हम एक कलम से जो है नया पौधा उगाते हैं, जो कि पौधे का तना है। जबकि जो क्राइसेंथेमम है या गुलदाउदी है, उसको जो है हम पौधे की नीचे वाली जो ब्रांचेज या सक्कर से उगाते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीजों द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति जो है केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली आदि उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। अब जैसे देखो, अगर हमें गुलाब का पौधा लगाना हो तो हम कलम द्वारा ही लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बीज जो हैं वो नया पौधा पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं। दूसरा लाभ इसका ये है कि इस प्रकार जो उगाए गए पौधे होते हैं वो आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। अब जैसे हमने गुलाब के पौधे की एक कलम लगाई, तो जो कलम लगी वो अपने जनक पौधे की तरह ही होगी। अगर उसमें बड़े फूल लगते थे जनक में, तो उसमें भी बड़े फूल लगेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी विविधता जो है लैंगिक जनन द्वारा उसमें नहीं आई, इसलिए कायिक प्रवर्धन द्वारा पैदा हुए सारे पौधे जो हैं जनक के समान होते हैं। इसी प्रकार जो ब्रायोफाइलम है, उसकी पत्तियों का जो कोर होता है, जो बाहरी सिरा होता है, वहां पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधों में जो है विकसित हो जाती हैं। आइए तो अब बात करते हैं बीजाणु समासंग या स्पोर फॉर्मेशन की। तो बहुत सी सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि ब्रेड जो है उसके ऊपर जो है अगर हम उसे नमी में रखेंगे तो उसके ऊपर राइजोपस का कवक जाल आ जाता है। ये इसके जनन भाग नहीं है, परंतु इसके ऊर्ध्व तंतुओं पर कुछ सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं और इनको जो है हम गुच्छ बीजाणुधानी कहते हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु जो हैं ये फिर वृद्धि करके जो है नए राइजोपस के जीव उत्पन्न करते हैं। तो आज हमने अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा, जैसे विखंडन, एक कोशिकीय जीव दो बराबर भागों में विभक्त होकर दो संतति बनाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा खंडन में, जिसमें सरल बहुकोशिकीय जीव जो हैं छोटे छोटे खंडों में विकसित होते हैं तथा ये छोटे छोटे खंड जो हैं नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पुनरुद्ध भवन में, जिसमें किसी जीव के जो क्षत विकसित टुकड़े हैं उनमें से कुछ टुकड़े जो हैं वो नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मुकुलन के बारे में। मुकुलन जो है कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर विकसित हुआ उभार है, जो कि वृद्धि करके नन्हे जीव में विकसित हो जाता है तथा स्वतंत्र होकर नया जीव बनाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कायिक प्रवर्धन में, जिसमें कि एक पौधे से नया पौधा जो है बिना बीजों के कलम, तना या पत्तियों के द्वारा विकसित किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा बीजाणु समासंग के बारे में कि किस प्रकार जो है राइजोपस जो है जनन करती है।